आज हम जिस शीर्षक का अध्ययन करेंगे वह है द्वितीय वर्ष बीए का जो पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके संदर्भ में आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम संविधान को व्याख्यातित करें तो संविधान की अगर मोटी मोटी परिभाषा अगर हम दें तो वो ये निकल के आती है कि संविधान लिखित और राजनीतिक, लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर शासन की शक्तियों को संगठित किया जाता है। यानी संविधान, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जानते भी हैं कि संविधान लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। ब्रिटेन का संविधान हमने लिखित रूप में, अलिखित रूप में मिलता है, और भारतीय संविधान को हम अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बावजूद भी हम ये बात समझना चाहिए कि लिखित और अलिखित संविधानों का जो भेद है वह सिर्फ मात्रात्मक भेद है, कोई गुणात्मक भेद नहीं है। कोई भी संविधान पूर्ण रूप से अलिखित नहीं हो सकता और कोई भी संविधान पूर्ण रूप से लिखित नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में भी कई परंपराएं ऐसी हैं जो लिखित रूप में मौजूद नहीं है, जिनका पालन हम करते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन के संविधान को भले कितना अलिखित कहा जाए, लेकिन उसमें भी कई लिखित तत्व मौजूद हैं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा इत्यादि। तो भारतीय संविधान को बड़े रूप में अगर हम समझना चाहें तो हम सामान्य जो विशेषताएं हम बताते हैं कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इस संदर्भ में भारतीय संविधान को अगर हमें समझना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। अब प्रस्तावना क्या है, या किसी भी, हम दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में हम ये पाते हैं कि प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना होती है। वह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। कई बार ऐसा वो ये प्रस्तावना में ही इस बात का उल्लेख होता है कि राजनीतिक समाज ने उस प्रस्तावना को किस उद्देश्य हेतु स्वीकार किया है। तो प्रस्तावना में उन मूल्यों का उल्लेख होता है जो एक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस रूप में अनुपम है कि वह भी भारतीय संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था की दिशा किस ओर हो, ये चीज़ हमें प्रस्तावना के माध्यम से ही पता चलती है। प्रस्तावना की व्याख्या बड़े व्यापक रूप से की जा सकती है, और हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना को हम व्यापक रूप में समझने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को हम प्रस्तावना में पाते हैं। बाद के 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद और 10-12 अनुसूचियाँ, ये सब तो उस प्रस्तावना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यविधि है उसी का वर्णन करते हैं। तो देखने में प्रस्तावना आधे पेज या 1 पेज की लगती है और लगता है कि हमें कोई महत्व नहीं है, ठीक है, कुछ उद्देश्यों का, कुछ लक्ष्यों का विश्लेषण में। लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझें कि संविधान में की जो पूरी प्रणाली है, जो 1 अनुच्छेद से लेकर 365 तक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, जितने भी संविधान का ऑपरेटिंग या व्यवहारिक पक्ष है या परिचालनात्मक पक्ष है, वो उसी उद्देश्य को, प्रस्तावना में लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया है। तो प्रस्तावना को हम एक व्यापक संदर्भ में देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना में लिखित एक एक शब्दों का हम व्यापक रूप में विश्लेषण कर पाएँ। अब प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम सब ये जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 में, और वह संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के पश्चात अस्तित्व में आई, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के वजह से अस्तित्व में आई। तो इस 9 दिसंबर को पहली बैठक 1946 में हुई, और 13 दिसंबर को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव की
मोटी मोटी बातों को ही भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव का हुबहू रूप हमें संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है, लेकिन लगभग महत्वपूर्ण तत्व वे सभी लिए गए हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब लीगल स्टेटस क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका, क्योंकि बेरुवारी केस, यूनियन केस में बेरुवारी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। यानी ये माना बेरुवारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये दृष्टिकोण 1973 में आकर बदल गया, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में अस्तित्व में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब ये एक तकनीकी मुद्दा था कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन बाद में उसे एक भाग के रूप में स्वीकार किया और आवश्यक अंग ही नहीं बल्कि ये माना कि संविधान में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। आत्मा बसने का तात्पर्य यही है कि संविधान में प्रस्तावना में उन सभी तत्वों का उल्लेख है जिससे हम राजनीतिक व्यवस्था की दिशा के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। प्रस्तावना में परिवर्तन भी हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1946 में हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस रूप में कि संविधान की प्रस्तावना को समझ कर ही हम संविधान के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। लेकिन हमें साथ में ये भी बताना चाहिए कि ये संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित तत्व हैं ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है। ये एक दिन में तत्व उल्लेखे अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि हमने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो एक लंबा संघर्ष करा, उसके दौरान जो मूल्य उत्पन्न हुए और हमें ये महसूस हुआ कि उन्हीं मूल्य को हम अपने संविधान सभा में आवश्यक जगह दें। इससे एक महत्वपूर्ण रास्ता ये निकलता है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर व्यापक रूप में हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें तो हम सब जानते हैं कि संविधान को खोलते ही हमें जो पहला चैप्टर, जो पहला पेज मिलता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है प्रस्तावना लिखी हुई होती है और उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आज हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो ऑपरेटिंग पक्ष था उसको स्वीकार कर लिया था और लागू भी कर दिया था, लेकिन मूल रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। इस रूप में हम ये कहते भी हैं कि भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 से जो भारतीय संविधान सभा का विकास हुआ वो उसकी परिणति चरम उसका क्रिया फल हमें 26 जनवरी 1950 के रूप में साबित हुआ, जब भारत में एक लोकतांत्रिक संविधान बन के अस्तित्व में आया। तो 26 नवंबर में क्योंकि कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे 1949 को, तो इस रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें उल्लेख मिलता है। तो अब हम इनके एक एक शब्दों का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान किस रूप में दुनिया के दूसरे संविधानों से अपनी भिन्नता रखता है और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारी राजनीतिक दिशा है वे किस रूप में संचालित होती है संविधान द्वारा।